नमस्कार, मैं हूं विवेक। चलिए आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पीछे छिपी दुनिया में झांकते हैं। कभी सोचा है कि कंपनियों की सेहत की असली तस्वीर जो हमें दिखाई जाती है, उसके पीछे और भी बहुत कुछ हो सकता है। आज हम उसी छिपी हुई सच्चाई को उजागर करने वाले एक बहुत जरूरी नियम को समझेंगे। मुनाफा आसमान छू रहा है, घाटा बहुत ज्यादा। ये तो सब हेडलाइंस हैं, पर असली खेल कहाँ होता है? अक्सर बैलेंस शीट के पीछे कुछ ऐसे सौदे होते हैं जो पूरी कंपनी की कहानी बदल सकते हैं, और आज हम इसी छिपी हुई कहानी को बाहर निकालने जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि ये छिपी हुई कहानी आखिर दिखती कैसी है। इसे रटने या पढ़ने के बजाय चलिए एक कहानी से समझते हैं, एक काल्पनिक कहानी जो असल दुनिया की सच्चाइयों के बहुत करीब है। तो हमारी कहानी के मुख्य किरदार हैं अशोक। अशोक एक बड़ी लिस्टेड कंपनी अशोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये वो कंपनी है जिसमें कई आम लोगों ने, निवेशकों ने अपनी मेहनत की कमाई लगाई है। और अब एंट्री होती है कहानी के बाकी किरदारों की। उनकी पत्नी सुस्मिता, जिनकी अपनी कंपनी है सुस्मिता ट्रेडर्स, और उनके भाई सुमित, जिनकी कंपनी है सुमित लॉजिस्टिक्स। ध्यान से देखिए, क्योंकि ये तीनों कंपनियां एक मकड़ी के जाले की तरह आपस में जुड़ी हुई हैं। अब यहीं से खेल शुरू होता है। अशोक की मेन कंपनी, जिसमें लोगों का पैसा लगा है, वो अपनी ही पत्नी की कंपनी से बाजार भाव से महंगा सामान खरीद रही है और अपने भाई की कंपनी को बेहद सस्ते में अपनी सर्विस दे रही है। सोचिए, पैसा कहां से निकलकर कहां जा रहा है। अशोक इंडस्ट्रीज का मुनाफा कागजों पर कम हो रहा है और असली फायदा परिवार की दूसरी कंपनियों को पहुंच रहा है। अब अगर कोई बाहर से देखे, कोई आम निवेशक, तो उसे तो सब ठीक ठाक लगेगा, बैलेंस शीट तो नॉर्मल दिखेगी। तो फिर इस असली कहानी का पता कैसे चलेगा? यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 यानी AS 18। चलिए अब इस AS 18 को जरा खोल कर देखते हैं और सबसे पहले समझते हैं इसके सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट को कि ये रिलेटेड पार्टी होती क्या बला है। यहीं से पारदर्शिता की सारी कहानी शुरू होती है। देखिए, सीधी सी भाषा में, अगर कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी के बड़े बड़े फाइनेंशियल या ऑपरेशनल फैसलों पर अपना कंट्रोल या अच्छा खासा असर डाल सकती है, तो बस वो दोनों रिलेटेड पार्टी बन गई। ये सिर्फ ओनरशिप की बात नहीं है, ये है असर की बात, इन्फ्लुएंस की बात। AS 18 ने कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा। उसने साफ साफ 5 तरह की कैटेगरी बना दी हैं। इसमें सीधी साधी होल्डिंग सब्सिडी से लेकर मैनेजमेंट के रिश्तेदारों की कंपनियां भी शामिल हैं। मतलब दायरा बहुत बड़ा रखा गया है ताकि कोई बचकर निकल ना पाए। अब इसमें एक शब्द आया, KMP यानी की मैनेजमेंट पर्सनल। ये वो लोग हैं जो कंपनी के टॉप पर बैठकर सारे बड़े फैसले लेते हैं, जैसे MD या CEO। और हमारी कहानी में अशोक कौन है? अशोक इंडस्ट्रीज के MD, तो वो बन गए KMP, और बस यहीं से वो और उनका परिवार AS 18 के रडार पर आ जाते हैं। और मजे की बात देखिए, ये नियम सिर्फ KMP पर आकर नहीं रुकता, इसका असर उनके रिश्तेदारों तक पहुंचता है। इस डायग्राम को देखिए, अगर अशोक जैसे किसी व्यक्ति का अपनी कंपनी पर कंट्रोल है, तो कानून की नजर में उनकी पत्नी सुस्मिता और भाई सुमित भी ऑटोमेटिकली रिलेटेड पार्टी बन जाते हैं। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो गई है ना? सुस्मिता ट्रेडर्स और सुमित लॉजिस्टिक्स दोनों ही अशोक इंडस्ट्रीज के लिए रिलेटेड पार्टी हैं। क्यों? क्योंकि इन कंपनियों को कंट्रोल करने वाले लोग अशोक के रिश्तेदार हैं, जो कि एक KMP हैं। अब इनके बीच के सौदे पर्दे के पीछे नहीं रह सकते। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। ऐसा नहीं है कि हर करीबी बिजनेस रिश्ता रिलेटेड पार्टी मान लिया जाएगा। AS 18 में कुछ अपवाद, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। चलिए उन्हें भी समझ लेते हैं। ये लिस्ट बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी कंपनी का 50% माल एक ही कस्टमर खरीदता है, तो वो रिलेटेड पार्टी नहीं बन जाता। या कोई बैंक जो आपको नॉर्मल शर्तों पर लोन देता है, वो भी नहीं। यहां पर सबसे जरूरी शब्द हैं सामान्य व्यवहार के दौरान, यानी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ डीलिंग्स। लेकिन क्या हो अगर कोई इन सामान्य व्यवहार की लाइन को क्रॉस कर दे? ये डायग्राम देखिए, यहां एक बैंक सिर्फ लोन देने का काम नहीं कर रहा, वो कंपनी में 23% हिस्सेदारी लेकर बैठा है और बोर्ड में अपना आदमी भी बिठा रहा है। ये टेबल पूरी कहानी बता देती है। एक तरफ है नॉर्मल बैंक जो लोन देकर अपना काम कर रहा है, वो रिलेटेड पार्टी नहीं है। दूसरी तरफ है ये प्रभावशाली बैंक, 23% शेयर्स और बोर्ड सीट के साथ अब इसका कंपनी पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और बस इसी पल वो एक नॉर्मल बैंक से एक रिलेटेड पार्टी में बदल जाता है। अब एक और बहुत जरूरी सवाल, टाइमिंग का। क्या हर लेन देन को बताना पड़ेगा? नहीं,
नियम कहता है कि आपको सिर्फ उन्हीं लेन देन का खुलासा करना है जो उस दौरान हुए जब वो रिश्ता कायम था। ये टाइमलाइन देखिए, सब समझ आ जाएगा। पी और क्यू लिमिटेड 30 जून तक रिलेटेड थे, तो 1 अप्रैल से 30 जून के बीच जो 5 लाख का सौदा हुआ उसे रिपोर्ट करना जरूरी है। लेकिन 30 जून को रिश्ता खत्म। उसके बाद जो 15 लाख का बिजनेस हुआ वो एक नॉर्मल कस्टमर के साथ हुआ माना जाएगा। उसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने पहचान लिया कि कौन रिलेटेड है और कौन से ट्रांजैक्शन बताने हैं। पर अब सवाल ये है कि बताना क्या-क्या है? क्या-क्या जानकारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देनी पड़ती है? कंपनी को सब कुछ बताना होता है। पार्टी का नाम क्या है, आप कौन से रिश्ता क्या है, किस तरह का लेन देन हुआ, मतलब सामान बेचा या सर्विस ली, कितने अमाउंट का था, साल के आखिर में कोई पैसा लेना देना बाकी है क्या, और यहाँ तक कि अगर कोई उधारी माफ की गई है तो वो भी बतानी पड़ेगी। मकसद है पूरी 100% पारदर्शिता। और अब वापस चलते हैं अपनी कहानी पर। AS 18 के बाद अशोक इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट कुछ ऐसी दिखेगी। देखिए कैसे वो सारे सौदे जो पहले छिपे हुए थे अब सबके सामने हैं। सुस्मिता ट्रेडर्स को कितना माल बेचा, सुमित लॉजिस्टिक्स से कितने की सर्विस ली और खुद अशोक ने कितनी सैलरी ली। अब कोई भी निवेशक देखकर समझ सकता है कि कंपनी का पैसा कहां कहां जा रहा है। तो आखिर में सवाल उठता है कि इन सब नियमों की जरूरत ही क्यों है? ये सिर्फ एक और कागजी कार्रवाई तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। AS 18 का असली मकसद है बाजार में भरोसा कायम करना। जब निवेशकों को, बैंकों को और आम जनता को पता होता है कि उन्हें कंपनी की सच्ची और सही तस्वीर दिखाई जा रही है, तो उनका विश्वास बढ़ता है। इससे पूरा का पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम मजबूत होता है और खेल सबके लिए बराबर का होता है। तो अगली बार जब किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट हाथ में आए तो सिर्फ बड़े बड़े मुनाफे के आंकड़ों पर मत रुक जाइएगा। जरा पन्ने पलटकर नोट्स टू अकाउंट्स में जाइएगा और ढूंढिएगा रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स का सेक्शन। क्या पता असली कहानी आपको वहीं मिले।